Okay, good morning to all of you and welcome to our class 12 history class, and we were going through the topic new techniques and questions, and we had studied the first paragraph and I explained you the first paragraph. Now we start from the second paragraph, that is, the frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with present day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory. This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India. An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements, and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites, while Kalibangan, Lothal, Rakhigari, Gari, and most recently Dholavira have been discovered, explored, and excavated as part of the efforts. Fresh explorations continue. Means जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो इसका कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं थी. फिजिकल बाउंड्रीज मीन्स जैसे कि अभी अपन अलग अलग देश है, अलग अलग देशों की क्या है, बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स है अलग अलग देशों के, जिनको अपन बॉर्डर बोलते हैं. टेरिटरीज होगी, जैसे इंडिया की टेरिटरी है, इतनी इतनी टेरिटरी, इतने इतने देश के अंदर इंडिया है. उस साइड बांग्लादेश का बॉर्डर, बांग्लादेश की बाउंड्री आ गई, इस साइड पाकिस्तान की आ गई, नेपाल की आ गई. तो एट दैट टाइम ऐसी कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी पुराने टाइम के अंदर. तो एक्चुअली क्या था, पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर था उस समय. तो क्या हुआ, उस समय पाकिस्तान का भी पार्टीशन नहीं हुआ था, डिवीजन नहीं हुआ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर था. बट 1947 के बाद क्या हुआ कि इस सिविलाइजेशन के, इस सभ्यता के जो मेजर स्पॉट्स हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं मेजर स्थल है, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए. क्योंकि अपन ने सारे, मैंने आपको मैप दिखाया था, मैप के अंदर इंडस वैली जो अरेबियन सी में गिर रही है वो पाकिस्तान से ही गिर रही है. तो अब जो मेजर साइट्स थी, मेजर स्थल्स थे, वो आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद कहाँ पे चले गए हैं, पाकिस्तान के अंदर चले गए. और इसी कारण से जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अब जो साइट्स थी, जो हिस्टोरिक साइट्स थी उस सभ्यता की, अब उनको अपने ही देश के अंदर उन्होंने चिन्हित करना शुरू कर दिया. अब क्या करें, पाकिस्तान जाके तो कर नहीं सकते, क्या करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करे या नहीं करे, क्योंकि वो अब अपनी बाउंड्री के अंदर तो है नहीं. अब अपने को जो भी एक्सकेवेशन करना है, जो भी अपने को करना है, वो सब अपनी टेरिटरी के अंदर करना है. अब कच्छ में जो सर्वे किए गए, उसमें उससे क्या है, कई हड़प्पन जो टाउन्स थे या बस्तियां थी वो प्रकाश में आई, यानी कि उनके बारे में पता चला. और पंजाब और हरियाणा में किए गए एनालिसिस से हड़प्पा के जो साइट्स थी कि जो लिस्ट थी, हड़प्पा की जो साइट्स की जो लिस्ट थी, उसमें कई और नाम जुड़ते चले गए, यानी कि कई और चीजें, कई और कस्बे, बस्तियां, ये और सब सामने आए पंजाब हरियाणा से और कच्छ के एरिया से. हालांकि कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज, और वहां जो भी डिस्कवरी हुई वो इन्हीं एक्सकेवेशंस और एक्सप्लोरेशन का नतीजा है. यानी कि धोलावीरा वगैरह जो मिले, जो लेटेस्ट मिले, वो अपने एरिया के अंदर मिले हैं, गुजरात के अंदर है, अपनी टेरिटरी के अंदर है. वो सब क्या है, जो ये नई खोजें अपनी टेरिटरीज के अंदर हुई हैं, ये सब उसी का हिस्सा है. स्पर्ड का मतलब होता है हिंदी के अंदर प्रेरित होना, और एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेटेड का मतलब आप समझ लो. एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है
खोज, यानी कि किसी चीज की खोज करना, एक्सप्लोर करना। और एक्सकेवेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव द अर्थ केयरफुली फ्रॉम एन एरिया टू फाइंड आउट बरीड रिमेन्स, यानी कि अर्थ को खोदना और जो उसके अंदर गड़ा हुआ जो सामान है उसको केयरफुली बाहर निकालना, उसका मतलब होता है, वो होता है एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेशन या एक्सकेवेटेड बोल सकते हैं आप उसको। और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर ध्यान रखना, जब आप एक्सप्लोर करें तो इसका मतलब होता है खोज करना, और एक्सकेवेटेड का मतलब होता है खुदाई करके जो भी चीज बरीड है जमीन के अंदर उसको बाहर निकालना केयरफुली। गॉट इट? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ? क्लियर? क्लियर हो गया? से यस और नो? इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। ओके देन आगे चलते हैं अपन। Over the decades, new issues have assumed importance, where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence. Others try to understand the logic underlying the location of specific sites. They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served. और इन डिकेट्स को हिंदी में अपन बोलते हैं दशक। जो देख 10 साल होते हैं, 10 साल का जो पीरियड होता है वो एक डिकेट कहलाता है, यानी कि एक दशक कहलाता है ना। तो इन डिकेट के अंदर कई न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अपन बोल सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे आमतौर पर क्या करते थे, ये लोग कल्चरल सीक्वेंस, अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, कुछ तो सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल सांस्कृतिक उपक्रमों का पता लगाने का के इच्छुक रहते थे, यानी कि जो चीज है वो उस समय के लोगों की संस्कृति से जुड़ी हुई है, कल्चर से जुड़ी हुई है, उसका पता लगाने के इच्छुक रहते थे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट। और वहीं कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उसके लॉजिक का पता लगाने की कोशिश करते थे स्पेसिफिक साइट्स के, यानी कि लॉजिक मीन्स वहाँ के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते थे कि भाई किस कारण से यहाँ पे ये बस्तियां बसी, किस कारण से ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, किस कारण से ये लोग हंटिंग करते थे, क्या क्या कारण था यहाँ पे ये लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते थे। तो कुछ लोग, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट इसमें था, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट कल्चरल चीजों को निकालने का था। जो भी था, दे ऑल्सो ग्रेपल, ग्रेपल मीन्स होता है एंगेज इन क्लोज फाइट्स और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स, यानी कि मीन्स ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये क्या करते थे आपस के अंदर एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता था, या जैसा अपन डिबेट देखते हैं, आप डिबेट के अंदर एक फेवर में बोलता है एक अगेंस्ट के अंदर बोलता है, इस तरह से। यानी कि आप इस ग्रैपल का मतलब ये मत समझ लेना कि फाइट हो रही है तो किसी को मार दिया गया या किसी को तो नुकसान पहुंचा दिया गया, इस तरह के नहीं। अपनी जो डिबेट वाली जो फाइट होती है सिंपल, जो एक दूसरे के ऊपर फेवर में और अगेंस्ट के अंदर जब बोला जाता है, तो उस तरह के से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है अपने अपना मत रखते थे या रखते हैं विद द वेल्थ ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। और सबसे बड़ क्यों विद द वेल्थ ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट्स की क्या वैल्यू है, जो आर्टिफैक्ट वहां मिला है उसकी वैल्यू क्या है, एंड ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस दीज में हैव सर्व। और उस आर्टिफैक्ट का जो भी चीज मिली है उसका फंक्शन क्या था उस जमाने के लोगों के लिए, और वो किस चीज के लिए में काम में आती थी उस जमाने के लोगों के लिए। तो इसके ऊपर क्या थे, डिस्कशंस होते थे, मत होते थे, अपने अपने मतभेद भी हो जाते थे। तो ये चीज वहाँ पे या आर्कियोलॉजिस्ट जो अभी सर्वे करते हैं या जो नई चीज मिलती है तो इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे डिस्कशंस होते हैं, और जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू का पता लगाया जाता है कि वो किस काम के थे, काम के भी थे या नहीं थे। क्लियर? एनी क्वेश्चन? गॉट इट?
क्लियर टू यू? आगे चले। यस, सिंस the 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. They are using modern scientific techniques, including surface exploration, to recover traces of clay, stone, metal, plant, and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. These explorations promise to yield interesting results in the future. अब 1980s से वही दशक आ गया, 1980s के जो डिकेड्स है, तब से जो अपना हड़प्पन आर्कियोलॉजी है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। कई अपने यहाँ के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट और दूसरे देशों के भी, अब्रॉड मीन्स दूसरे देशों के भी विशेषज्ञ इस अपना सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ रहे हैं, और इस जो जो नई साइट्स मिल रही है या नहीं भी मिल रही है, वो खोज करने में जुटे हुए हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में, और भी क्या चीजें मिल सकती हैं। एंड दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। और आज जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या एक्सकेवेशन कर रहे हैं, जो हिस्टोरियंस या जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो स्पेशलिस्ट हैं, वो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन। सरफेस एक्सप्लोरेशन मीन्स सरफेस के ऊपर से ही पता लगा लेना कि नीचे जो लेयर्स है वो किस तरह की हैं, क्या कुछ उसके अंदर से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। वो आजकल मॉडर्न साइंटिफिक मशीन्स हैं, उससे काफ़ी मदद मिलती है इन साइंटिस्ट को, इन आर्कियोलॉजिस्ट को। तो सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर, क्या चीज़, किस चीज़ की खोज के अंदर, कि भाई हमारे को कोई क्ले के ट्रेसेस मिल जाए, मिट्टी के से बने किसी चीज़ों के ट्रेसेस मिल जाए, या पत्थरों के, मेटल के, प्लांट्स के, या एनिमल रिमेन्स के, आगे ऐसे कुछ ट्रेसेस हमारे को अवेलेबल हो जाए। एंड एज वेल एज माइन्यूटली एनालाइज एवरी स्क्रैप, यानी कि अगर उनको कोई स्क्रैप भी मिलता है, यानी कि कोई रद्दी भी मिलती है उसमें से, तो वो उसको क्या है, बहुत माइन्यूटली एनालाइज करते हैं, बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं कि कोई एविडेंस या कोई सबूत उस रद्दी से, उस स्क्रैप से मिल सके। These explorations promise to yield interesting results in the future. और ये जो खोज की जा रही हैं, इससे ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स अपने सामने आएंगे। गॉट इट? क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? यस अनुष्का, क्लियर टू यू? एनीबडी एल्स? सबको क्लियर हो गया? टॉपिक का शॉर्ट ब्रीफ दे दूंगा बेटा एक बार, तो फिर आप बोर्ड के अंदर क्या लिखोगे? ये कोई 11th क्लास थोड़ी है कि टॉपिक का ब्रीफ दे दिया और बीच में से छोड़ दिया। ब्रीफ करने का मैं तो छोटा सा पढ़ा दूंगा आपको, समरी पकड़ा दूंगा आपको, फिर एक एक लाइन नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं अंडरलाइन नहीं करा पाऊंगा। सोच लो आप, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो चीज बताने की होगी वो फिर नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द इसलिए बता रहा हूं कि आप अंडरलाइन कर सके और समझ सके। मेन आइडिया ऑफ दिस पैरा, मेन आइडिया ऑफ दिस पैरा क्या, 1980s से जब समय आया, तो उस समय में क्या हुआ कि नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आने लगी सामने, और जो स्पेशलिस्ट थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो अब न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज
यूज करने लगे और खास करके किसको एक्सप्लोर करने लगे, जो सामान अपने को मिल सकता था, जो सामान अपने को यूज का था, जैसे कि कोई माउंड है, माउंड के नीचे क्ले के, मिट्टी के बने हुए बर्तन या मिट्टी से बनी हुई चीजें या पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शंस या प्लांट्स के रिमेन्स या एनिमल्स के रिमेन्स, उन सब की खोज करना साइंटिफिक वे से और माइन्यूटली उसको, और अगर कोई रद्दी भी मिल जाती थी यानी कि स्क्रैप भी मिल जाता था खुदाई के अंदर या सरफेस में, तो उसको बहुत माइन्यूटली उसको रीड करना, बहुत माइन्यूटली उसको देखना और परखना कि ये किसी काम की चीज तो नहीं हो सकती या किसी पीरियड से ये संबंधित तो नहीं हो सकती। और क्या है, जब इतने गहराई से जाकर के सब काम होंगे, क्योंकि जो अपन ने प्रीवियस आर्कियोलॉजिस्ट देखे उनके पास इतनी साइंटिफिक मशीन्स नहीं थी या मॉडर्न मशीन्स नहीं थी। आज के टाइम के अंदर क्या इन आर्कियोलॉजिस्ट के पास क्या है, साइंटिफिक मशीन्स हैं। तो ये उन साइंटिफिक मशीन्स का उपयोग करके जो आने वाला टाइम है उसके अंदर जो भी ये खोज करेंगे उसके बेटर रिजल्ट्स अपने सामने आएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर टू यू? Now problems of piecing together the past. अब प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब आपने बोला सर आप तो इसका मतलब बता दो, कर लेंगे। अब आप मेरे को इसका मतलब बता दो प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट का। आप बता दो मेरे को इसका मतलब, मैं नहीं बताता। चलिए मैं तो इसका अभी समरी बता करके छुट्टी कर दूंगा और घास काट दूंगा। इस टॉपिक का मेरे को मतलब बता दो कि क्या होता है। अरे जब आपको टॉपिक का मतलब ही नहीं पता होगा तो आंसर क्या लिखोगे? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हारे को। मार्क करो इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट लिखो इसके ऊपर। Problems of piecing together the past. It means anyway, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ लिया तो 80-90% कहीं नहीं गए हैं आपके। जो मार्क करा रहा हूं वो करो। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अतीत। ध्यान रखो इस चीज का, पास्ट को क्या बोलते हैं अपन? अतीत। अब प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, यानी कि पास्ट को जोड़ करके पूरा करने में जो प्रॉब्लम्स आई या जो प्रॉब्लम्स हैं, ये टॉपिक का नाम। अगर अपन पास्ट को जोड़ते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अपने को बताई हैं इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is a material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. Thus, material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, especially in tropical regions. What survive are stone, burnt clay, और terracotta metal, etc. अब जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है, या अपन ने पहले देखा है, अपने को जो हड़प्पाई स्क्रिप्ट है या लिपि जिसको अपन बोलते हैं, से उस स्क्रिप्ट से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिली। इस ओल्ड सिविलाइजेशन को जानने में कोई भी मदद नहीं मिली है स्क्रिप्ट से। जो भी स्क्रिप्ट अपने को मिले हैं या टेक्स्ट अपने को मिले हैं, उससे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन को जानने में कोई मदद नहीं मिली है।
जानने में मदद किससे मिली है? जो कि फिजिकल एविडेंस है। और वो फिजिकल एविडेंस क्या है? जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। पॉटरी मीन्स मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, टूल्स मीन्स औजार, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो कि घर में काम करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उन चीजों से जानकारी मिली है इस ओल्ड सिविलाइजेशन की, बल्कि स्क्रिप्ट से कोई भी जानकारी नहीं मिली। ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज क्लोथ, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डीकम्पोज स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, यानी कि जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, जो नेचर से बनाए गए मटेरियल्स थे, वो ज्यादातर क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं किस जगह पे? जहां पे जो देश बिल्कुल ट्रॉपिक्स के ऊपर है, या जो साइड बिल्कुल ट्रॉपिक के ऊपर है। अपना इंडिया क्या है? ट्रॉपिक के ऊपर। यहाँ पे क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये नेचुरल चीजें जो है, जैसे कि कपड़ा हो गया, या चमड़ा हो गया, लकड़ी होगी, या रीड्स होगी। रीड्स किसको बोलते हैं? सरकंडे आपने देखे ना, उनको बोलते हैं रीड्स। वो ये सारी जो नेचुरल चीजें, ये सब क्या होती है? ये खराब हो जाती है। व्हाट सर्वाइव आर, अब बचता क्या है? स्टोन, बर्न्ट क्ले, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं पक्की मिट्टी। जैसे ईंटें वगैरह बनाते थे, क्ले को ईंटें बनाई क्ले की, और फिर उसको क्या किया? उसको पकाया गया, तो बर्न्ट क्ले। और मेटल्स, बचता यही है। बाकी जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें हैं वो तो सब खत्म हो जाती है। लकड़ी क्या हो जाएगी? गल जाएगी, सड़ जाएगी, सरकंडे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, कपड़े गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। बट बचेगा क्या? यही चीजें बचेगी। तो प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट का सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, स्क्रिप्ट से अपने को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जो जानकारी मिलती है वो फिजिकल गुड्स जो अपने को मिले हैं, उनसे ही अपने को इस ओल्ड सिविलाइजेशन की जानकारी मिलती है। क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर हो गया अनुष्का? विजय लक्ष्मी, इज इट क्लियर टू यू? पायल, क्लियर हो गया? Then it is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि खाली जो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन चाय कप में चाय पीते हैं, और वो कप टूट जाता है तो अपन उसको फेंक देते हैं। एक तो वो चीज फेंकी हुई, या एक चीज वो फेंकी हुई जो अपने काम की नहीं होती। ठीक है? खाली यही चीज उस समय भी लोग, जो उनके काम की चीज नहीं होती थी या वो टूट जाती थी, उसको वो फेंक दिया करते थे। और जैसे फॉर कोई वैल्यूएबल चीज है, फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट्स हैं, तो ऑर्नामेंट्स को वो क्या करते थे? रिसाइकिल कर देते थे। तो जो पहले का जो पास्ट वाला जो ऑर्नामेंट है, वो उसके क्या है, वो कितना पुराना था, वो उसके एविडेंस नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपके मदर के पास 50 ईयर्स ओल्ड उनके पापा का दिया हुआ कोई सोने का हार, उसके ऊपर डिजाइन हुए हुए। अब मम्मी ये चाहती है कि मैं इस हार के ऊपर नया डिजाइन करवा लूं, रहेगा वो सोने का ही, बट नया डिजाइन करा लूं। तो जो 50 साल पहले जो डिजाइनिंग हुई थी उसके ऊपर, वो 50 साल की डिजाइनिंग क्या होगी? खत्म होगी या मिली नहीं। समझ में आया आपको रिसाइकलिंग का मतलब?
उसको वापस से रिसाइकिल करके पहन लिया, उसके ऊपर डिजाइनिंग न्यू हो गई, मॉडर्न डिजाइनिंग हो गई, बट जो पास्ट की डिजाइनिंग थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पास्ट के डिजाइनिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? ओके। अपना टाइम भी हो गया और अब खाली अपने पास 1.5 पेज और बचा है, हो सकता है इसको जल्दी से जल्दी अपन फिनिश करें। गॉट इट? समझ में आ गया ना? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हो मेरे से कभी भी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपको बताने के लिए बैठा हूँ। क्लियर?